नमस्कार दोस्तों। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ खुश होंगे, मजे में होंगे। स्वागत है आपका मेरे चैनल स्टोरी टेलर सीपी में। मैं हूँ आपका दोस्त, आपका यार, स्टोरी टेलर सीपी, आपका सूत्रधार। तो चलिए दोस्तों, इसी नोट पर आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की वीडियो में मैं आपको सुनाने वाला हूँ बिचौलिया नॉवल का 5वां पार्ट। इसके बाकी के 4 पार्ट्स आप ऑलरेडी सुन चुके होंगे, और अगर आपने नहीं सुने तो उनके लिंक्स आपको ऊपर आई बटन से मिल जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, ज्यादा देरी ना करते हुए शुरू करते हैं बिचौलिया नॉवल का 5वां पार्ट। उसने बिचौलिया क्यों मुकर्रर किया? क्योंकि उसे खुद खुल के खेलने से परहेज था। इसलिए बिचौलिए को बतौर ओट अपने और अपने शिकार के बीच में खड़ा किया। हाँ, तो अटवाल को फोन करके उसने उस ओट का पुलंदा खुद ही क्यों बांध दिया? तुरुप के पत्ते जैसी एडवांटेज से खुद ही क्यों किनारा कर लिया? क्योंकि क्योंकि ऐसा करने में उसे और ज्यादा एडवांटेज दिखाई पड़ती होगी। वो कैसे? क्या पता कैसे, लुहार जाने या अंगार जाने। ठीक, मुझे एक बात सूझी है। क्या? वो घर से ना निकला क्योंकि जो काम उसने घर से निकलकर करना था वो घर बैठे हो गया था। क्या मतलब? वह माँ के सदके हमेशा प्यासा ही तो कुएं के पास नहीं जाता, कभी कभी कुआं भी तो प्यासे के पास जाता है। तुम्हारा मतलब है नया टेप कहीं और तैयार किया गया और फिर वो उसके घर पर पहुंचाया गया? यही मतलब है मेरा। और क्या पता ये काम जालान ने खुद किया हो। विनायक नगर में निगरानी पर लगे आदमी जालान को नहीं पहचानते, इसलिए उसके आए गए की खबर उन्हें नहीं लग सकती थी। दम तो है तुम्हारी बात में। वेख ही माये वेनु, यू कह रहा है जैसे दम कबूल करते दम निकल रहा हो। लिहाजा मास्टर टेप का चांदना के पास होना कोई जरूरी नहीं है। तो बता कैसे है? मैं सोचूंगा इस बारे में। सुनील उठ खड़ा हुआ। उसके आने का टाइम हो गया है, मैं जाता हूं। जान कट ली सजना, जान वाली गल करके। क्या मतलब? वो एक कमलिया, एक तो तूने घूंट नहीं लगाया, न नीट न मासूक के साथ, ऊपर से पूछता है क्या मतलब? शाम को, शाम को चीयर्स बोलेंगे। काका बल्ली, उतने तो तेरे अमल के चर्चे भी नहीं है जितनी कि मेरे जाम की रुसवाई हुई है। सिर्फ ये कहने से जाम की रुसवाई हो गई कि शाम को पिएंगे? वो हंसा। ठीक है, फिर बोला, तो इस ठिये की खसूसियत ठोकले ठिकाने पर। कौन सी खसूसियत? मुंह धो के आए अमली और हाथ धो के जाए, दोनों तरफ खुला है ठेका मेरा गली में। ये शेर हुआ? नहीं वीर मेरे, बकरी हुई। शेर से तो तू डर जाएगा। सुनील हंसा। हंसी आई कंजर। मैं बाहर जाके खड़ा होता हूं। जितने मर्जी खड़ा हो काका बल्ली। सुनील वहां से बाहर निकल गया। चैप्टर 2। अदिति अटवाल की कार सफेद रंग की ऑल्टो थी, जिसे वो बड़ी दक्षता से चला रही थी। सुनील पैसेंजर सीट पर बैठा खामोशी से सिगरेट के कश लगा रहा था। शाम की उस घड़ी पर ट्रैफिक बेतहासा था, जिसमें से रास्ता बनाती कार कुपर रोड की ओर बढ़ रही थी। अब तो एकाएक वो बोली। शिवहरी जालान ने यह भरम खुद ही तोड़ दिया कि वो एक ब्लैकमेलर नहीं था। क्या? सुनील हड़बड़ाया। क्या बोला? चांदना उसको एक हालात से मजबूर जरूरतमंद शख्स साबित करने की कोशिश कर रहा था। जालान ने डैडी को फोन करके खुद ही साबित कर दिया कि वो एक खतरनाक ब्लैकमेलर था और इसके सिवाय कुछ नहीं था। यू सेड इट माय डियर। लेकिन एक बात बताओ मुझे, वो खुद को नुकसान पहुंचाए बिना कैसे डैडी को कोई नुकसान पहुंचा सकता है? डैडी के खिलाफ वो कोई कदम उठाएगा तो पहले उसको ये कबूल करना पड़ेगा कि बैंक डकैत वो था, डकैतों में से एक। तो क्या हुआ? यूं उसके अपराध की गंभीरता कम तो नहीं हो जाती? बड़ी देर में सूझी ये बात? जवाब दो। अब जबकि ये स्थापित है कि वो ब्लैकमेलिंग पर आमादा है, तो कोई तो रिस्क उसे लेना ही पड़ेगा ना। उसकी ये हरकत सरासर बेवकूफी है। दूसरे को नुकसान पहुंचाने की कोशिश में अपनी जान पर आ बने, ये कहां की समझदारी है? नहीं है, लेकिन क्या इस बात की खबर उसे नहीं होगी? होगी, बराबर होगी। और अपनी हिफाजत का कोई जरिया खुद या वकीलों की मार्फत उसने पहले सोचा होगा और फिर तुम्हारे डैडी को फोन किया होगा। कौन सा जरिया? क्या पता कौन सा जरिया। ऐसा कोई जरिया नहीं। ब्राइट आइज, दिस इज होपफुल थिंकिंग। ऐसा कोई जरिया मुमकिन नहीं।
तो फिर समझ लो कि वो एक बड़ा रिस्क लेने पर आमादा है। इस उम्मीद पर बड़ा रिस्क लेने पर आमादा है कि तुम्हारे डैडी की उससे बाहर जाने की मजाल नहीं होगी। अच्छा, अदिति संदिग्ध भाव से बोली। दूसरे, अभी उसने एक धमकी तो जारी की है, उसका माकूल असर सामने नहीं आएगा तो वो पीछे हट जाएगा। मुझे उम्मीद नहीं कि इतना खटराक फैला चुकने के बाद, चेतन चांदना की सूरत में अपने ब्लैकमेल के मंसूबे का गवाह बना चुकने के बाद वो पीछे हटेगा। तो फिर जो होगा सामने आ जाएगा। फिलहाल तेल देखो और तेल की धार देखो। ठीक। अब तुम्हारे डैडी का क्या हाल है? अभी ठीक नहीं है, अभी भी मुकम्मल बेड रेस्ट की हिदायत है। देखभाल छोटी बहन ही करती है। और कौन करेगा? वही घर पर होती है। कोई नर्स? डैडी बीमार है, मोहताज नहीं। उनको हलचल से, शिद्दत से परहेज रखने की मनाही है। उसके अलावा नॉर्मल लिविंग में उन्हें कोई परेशानी नहीं। नर्स क्या करेगी? आई सी। छोटी बहन को तुमने अपने से 4 साल छोटी बताया। 26 साल की लड़की सदा घर में तो नहीं बैठी रहेगी। ऐसा कैसे होगा? तो मैं तुम्हारे सवाल का मतलब समझ रही हूं। नहीं, घर में नहीं बैठी रहेगी। आजकल उसकी जतिन कपूर नाम के एक लड़के से सीरियस कोर्टशिप चल रही है। अच्छा लड़का है। तुम्हारी उससे मुलाकात होगी, परखना। जो परख चुकी है उसकी राय में कैसा है? यह भी कोई पूछने की बात है? अमृता की राय माकूल है, तभी तो सीरियस कोर्टशिप चल रही है। तुम्हारी क्या राय है? उसने उत्तर ना दिया। सुनील ने कुछ क्षण उत्तर की प्रतीक्षा की, फिर बोला, लगता है बहन जैसी माकूल नहीं है। अमृता मेरी छोटी बहन है, वो संजीदगी से बोली। उसकी फिक्र करना मेरा फर्ज है। तुम्हें उसकी फिक्र है? हाँ। क्या? कहना मुहाल है। कोशिश करो। मुझे लगता है अमृता जतिन के साथ खुश नहीं रह सकेगी। कोई मिस एडवेंचर हुई तो उसका दिल बहुत बुरी तरह से टूटेगा। समझ में नहीं आता कैसे मैं इस सिचुएशन से पार पाऊं। क्या मिस एडवेंचर होगी? क्यों होगी? पूछो तो उसकी भी गलती है। क्या क्या गलती है? अपनी परवाह नहीं करती। जब से मां मरी है घर घुसरी बनी हुई है। अपना इमेज मॉडर्न गर्ल वाला प्रोजेक्ट नहीं करती। कोई फेशियल नहीं, कोई हेयर डाई नहीं, कोई कलरिंग नहीं, थ्रेडिंग ब्लीचिंग नहीं, लेटेस्ट फैशंस की तरफ कोई तवज्जो नहीं। ऐसा कहीं चलता है? जबकि तुम ऐसी नहीं हो। क्या? तुम ऐसी नहीं हो। तुम अपनी बहन से बिल्कुल जुदा हो। तुम अपना मॉडर्न इमेज बाखूबी प्रोजेक्ट करती हो। दिखाई दे रहा है कि तुमने अपने बालों को बड़े मॉडर्न कट से संवारा हुआ है और कलरिंग कराई हुई है, आईब्रोज बनवाई हुई है, फेशियल वगैरह जो भी नौजवान लड़कियां कराती है रेगुलर कराती जान पड़ती हो। होठों पर लिपस्टिक का लेटेस्ट शेड, जिस पर टॉप के सेंट की महक, नोज रिंग, कान में चूड़ी जैसे बूंदे, दी वर्क्स। नो? यस, मुझे अपनी बहुत कद्र है। खुद को अपनी कद्र हो तभी दूसरों को भी होती है। क्या मतलब? मैं समझ गया हूं, तुम भी समझो। तुम क्या समझ गए हो? ये कि क्यों तुम्हें अपनी छोटी बहन की फिक्र है, क्यों उसका दिल टूटेगा और क्यों इस सिचुएशन से पार पाना तुम्हें अपनी जिम्मेदारी लगती है। क्या कह रहे हो? वो व्याकुल भाव से बोली। इस बात से तुम्हारा व्याकुल होकर दिखाना मेरी समझ को मुहरबंद कर रहा है। क्या कहती है तुम्हारी समझ? जतिन कपूर नाम का वो लड़का स्वीटर तुम्हारी बहन का है, लेकिन धीरे धीरे वो तुम्हारी तरफ आकर्षित हो रहा है। ओह नो। ओह यस, कबूल करो कि यही बात है। तुम तो अंतर्यामी हो। तुम यही कहने की कोशिश कर रही थी ना जो कह नहीं पा रही थी। यही ना कहने की कोशिश कर रही थी, लेकिन तुम तो पंछी के पर पहचानते हो। अपना नाम भी सुनील भाई मुल्तानी वैसे ही नहीं है। सुनील ड्रामेटिक अंदाज से बोला। खत का मजबून भांप लेते हैं लिफाफा देखकर। कमाल के आदमी हो। तुम भाव देती हो उस लड़के को, जतिन को? हाँ। अरे नहीं भाई, लेकिन वो अमृता के मुकाबले में तुमसे ज्यादा मुतासिर है। हाँ, कब से है ये नहीं मालूम, लेकिन पहले मैंने इस बात की तरफ ध्यान नहीं दिया था। अभी भी उसके मुतासिर होने की साली आधी घरवाली वाली वजह तो नहीं। ये एक बेहुदा वजह है। वो कैरेक्टर वाला लड़का है, इस वजह से मेरा ख्याल करता नहीं हो सकता। नौजवान विडो को या डाइवोर्सी को लोग बाग इजी प्रे समझते हैं।
जतिन वैसा लड़का नहीं, मैं भी वैसी विडो नहीं। तुम परिवार के साथ नहीं रहती हो, अलग रिहाइश बनाए हो, तुम्हारा खर्चा पानी कैसे चलता है? हस्बैंड इंतजाम करके गया, उसकी हैवी इंश्योरेंस थी, कहीं साउंड इन्वेस्टमेंट्स थी, कहीं शेयर वगैरह थे, सबकी वारिस मैं हूं, इसलिए चलता है। कितना टाइम हुआ हस्बैंड को मरे? 1.5 साल। तब से क्या कर रही हो? पहले तो भटकती रही, हरिद्वार जाकर बैठ गई, फिर बनारस चली गई, फिर काठमांडू चली गई। साल भर में जाकर कहीं मन को चैन आया। चैन आया तो जाहिर है कि तबीयत भी बदली, साध्वी बनने की जगह मॉड गर्ल बन गई, यही समझ लो। अब तुम्हारे खुद के बताए कोई नहीं कह सकता कि तुम विधवा हो। वैसी लगने के लिए क्या करूं? सिर मुंडवा दूं, मुंह खुरच लूं, सफेद साड़ी पहनूं, हाथ में एक तारा लेके गाती फिरूं, दुनिया में हम आए हैं तो जीना ही पड़ेगा? नहीं, ये सब तुम्हारे बस के काम नहीं, नौजवान लड़की के करने लायक भी काम नहीं। मरने वाले के साथ कोई मर नहीं जाता। जो इतना लंबा अरसा हरिद्वार बनारस वगैरह घूमी हो, वो सजाई थी जिसको भुगतने के बाद समझो कि स्लेट साफ हो गई, हिसाब बराबर हो गया। वो खामोश रही। वापस कब से आई हुई हो? 2 महीने हो गए हैं। आके खबर लगी कि अमृता जतिन कपूर से एंगेज थी। एंगेज नहीं थी, कोर्टशिप चल रही थी। जब दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं तो एक हो जाने में क्या प्रॉब्लम है? बाजे वाले छुट्टी पर गए हैं या घोड़ी नहीं मिल रही, वो बात नहीं। तो क्या बात है? डैडी की प्रॉब्लम है। उनकी नाजुक तंदुरुस्ती के मद्देनजर अमृता शादी करके उन्हें छोड़ के चल देने का ख्याल भी भला कैसे कर सकती है? मम्मी की मौत के बाद से डैडी भी अमृता पर इतना निर्भर करते हैं कि अमृता के बिना अपनी कल्पना नहीं कर सकते। सब माँ बाप ऐसा ही सोचते हैं, आखिर तो बेटियों ने जाना ही होता है। इतना खुदगर्ज कोई बाप नहीं होता कि अपनी सहूलियत को ही तरजीह दे और बेटी का घर ना बसने दे। मेरे डैडी ऐसे नहीं हैं। जरूर नहीं होंगे तो 2 महीने में ही प्यारेलाल पलटा खाने के लिए पर तोलने लगा। क्या बोला? जतिन कपूर तुम्हारी तरफ आकर्षित होने लगा? किसी सम्मोहन की जकड़ में तो वो बराबर है। और तुम? मैं क्या? तुम्हारी उसके बाबत क्या राय है? उसके रवैये से तुम्हारे कोई जज्बात न जागे? जतिन अच्छा लड़का है, मुझे पसंद है, लेकिन बहन के जीवन साथी के तौर पर, अपने सरीके गम के तौर पर नहीं। मैं बड़ी बहन हूं, मैं अपनी छोटी बहन की कॉम्पिटिटर नहीं बन सकती। वो जज्बाती लड़का है, कम उम्र है, समझो अमृता की ही उम्र का है, नादान है। उसका किसी अस्थायी सम्मोहन से वसीभूत होना स्वाभाविक है। कभी कोई झटका लगेगा तो संभल जाएगा और फिर सब ठीक हो जाएगा। झटका कैसे लगेगा? उसका विवेक लगाएगा, नहीं तो मैं लगाऊंगी। लगा सकोगी? यकीनन। वैसे मैं और भी कुछ कर सकती हूँ। क्या? डैडी की देखभाल खुद करती हूँ ताकि अमृता को जतिन के साथ बिताने के लिए और अपनी फिजिकल अपीयरेंस सुधारने के लिए ज्यादा से ज्यादा वक्त मिल सके। मैं अमृता को जबरन ब्यूटी पार्लर, बुटीक वगैरह भेजती हूँ और जबरन जतिन के साथ डेट पर जाने के लिए तैयार करती हूँ। वो तुम्हारा कहना मानती है? कभी मानती है, कभी नहीं मानती। न मानने की वजह? डैडी की फिक्र करती है। हर घड़ी उसे यह अंदेशा सताता है कि कहीं उसकी गैरहाजिरी में डैडी को कुछ हो न जाए। ऐसा हो सकता है? हो सकता है। दिल के मरीज का क्या पता चलता है? उसे खबर है कि उसके बॉयफ्रेंड का झुकाव उसकी ग्लैमरस बहन की तरफ है। मेरे ख्याल से तो नहीं। तुम्हें जतिन के साथ हंसता बोलता चुहलबाजी करता देख ईर्ष्या नहीं करती? मेरी बहन और मेरे से ईर्ष्या करे, ऐसा नहीं हो सकता। उसने कभी कुछ देखा सुना भी होगा तो उसे होने वाले जीजा की साली से चुहलबाजी स्वाभाविक लगी होगी। वैसे चलती है चुहलबाजी? चलती तो है। पहल कौन करता है? जतिन ही करता है, मैं भला क्यों करूंगी? करता क्या है? चार्टेड अकाउंटेंट है। और तुम्हारा भाई, क्या नाम बताया था? शैलेश। वो क्या करता है? बायोकेमिस्ट है, अमूमन बाहर रहता है, आजकल दुबई में है। उसकी बीवी? पारुल नौकरी पेशा औरत नहीं है, बड़े घर से आई रईस जादी है, इसलिए आदतन कामकाजी महिलाओं को हकारत की निगाह से देखती है। तुम्हें किस निगाह से देखती है? नाक ही चढ़ाती है? पसंद नहीं करती?
मैं ही कौन सा उसके लिए बिछी जाती हूँ? हस्बैंड से कैसे पेश आती है? उससे ठीक से पेश आती है या उसे भी मिजाज दिखाती है? उससे ठीक से पेश आती है। कसम से मिजाज दिखाएगी तो बाप के घर में ही जा बैठेगी। पति पत्नी दोनों में ठीक निपटी है? ठीक ही निपटी जान पड़ती है। बीवी उस पर रईसजादी होने की ताकत नहीं आजमाती। आजमाती ही होगी, क्योंकि सैलेस उसका रौब खाता तो साफ दिखाई देता है। ऊपर से वो उसे खूब दुनिया की सैर कराती है। ऐसी सैर के लिए दरकार पैसा वो खर्चती है। हाँ, अपने रईस बाप की इकलौती बेटी है, क्या प्रॉब्लम है? ऐसी बीवी का रौब खाना तो बनता है। तुम्हारे डैडी को अगर जलान के सद के आर्थिक बर्बादी का मुंह देखना पड़ता है तो तुम्हारे भाई को तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कैसे पड़ेगा, मिस्टर रिच बिच जो ठहरा? रिच बिच अपनी नवाजिशों के आंचल का साया समेट ले, अपनी फेवर्स विड्रॉ कर ले तो तब तो बहुत फर्क पड़ेगा, लेकिन ऐसा नहीं होगा। तुम्हें क्या मालूम? छोड़ो वो किस्सा। इतना भी बीवी का मोहताज नहीं वो। परदेश में अमरीकी फर्म की बायोकेमिस्ट की नौकरी करता है। क्या अपने काबिल भी नहीं कमाता होगा? तुम्हें नहीं मालूम क्या कमाता है? नहीं, मुझे नहीं मालूम। इतना तो फिर भी नहीं कमाता होगा कि स्टाइल से लग्जरी में दुनिया की सैर करता फिरे। वो तो है। अपनी बोलो। मेरे ख्याल से तुम्हें भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि तुम खुद ही कहती हो कि अपने मरहूम खाविंद की विरसे की वजह से तुम्हारी माली दुश्वारी कोई नहीं। क्या कहना चाहते हो? किसी को फर्क पड़ेगा तो तुम्हारी छोटी बहन अमृता को पड़ेगा। डैडी को नहीं पड़ेगा? पड़ेगा, लेकिन उन्होंने तो अपनी जिंदगी जी ली, जबकि अमृता की जिंदगी, अपनी जिंदगी तो अभी शुरू होगी। तुम बर्बादी का आर्थिक पहलू देख रहे हो, सामाजिक पहलू नहीं देख रहे हो। डैडी पर इल्जाम आया, बैंक वालों ने उनकी प्रॉपर्टी कब्जा ली, तो न सिर्फ सड़क पर होंगे, बैंक थीफ भी कहलाएंगे। बैंक थीफ के बिजनेस एसोसिएट। बैंक डकैती में 3 जने शामिल थे। बैंक ये दावा करे ना करे, दुनिया बराबर करेगी कि उन 3 जनों में से एक डैडी थे, वरना कौन किसी को बिना लिखा पढ़ी के लाखों की रकम सौंपता है? ठीक। फिर इस बात से सबसे ज्यादा पारुल तड़पेगी कि वो एक बैंक थीफ के बेटे की बीवी थी। तड़प के क्या करेगी? सब बंधन तोड़कर, सब मुलाहिजे छोड़कर चल देगी। ये तो तुम्हारे भाई पर जुल्म होगा। उसे परवाह अपने ऊंची नाक की होगी, सैलेस पर होते जुल्म की नहीं। बेमेल शादी का कोई तो खामियाजा भुगतना ही पड़ता है ना। बेमेल शादी? और क्या, वो तो यूं जाहिर करती है जैसे किसी राजकुमारी ने किसी पेडेस्ट्रियन से शादी कर ली हो। टू ईच हिज ओन। बहरहाल पैसा रहे या जाए, अटवाल फैमिली की इज्जत मान सम्मान जरूर बना रहना चाहिए, यही समझ लो। इसलिए ब्लैकमेल कबूल? हाँ। बतौर चार्टर्ड अकाउंटेंट जतिन कपूर की कमाई कैसी है? अभी मामूली है। अभी वो इस फील्ड में नया है। अभी वो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की एक फर्म में बहुत जूनियर पार्टनर है, यानी कि अभी स्ट्रगल के दौर से गुजर रहा है। हाँ, इसी वजह से उसे अपने और पार्टनरों से कहीं ज्यादा काम करना पड़ता है, कई बार आधी आधी रात तक। अमृता से प्यार की पींगे होने वाले ससुर की दौलत पर निगाह रखकर तो नहीं बढ़ा रहा? क्या कह रहे हो? तुम संपन्न बेवा हो, तुम्हारा भाई अति संपन्न बीवी का खाविंद है। अमृता बाप की दौलत की वाहिद वारिस नहीं तो हिस्सेदार तो बराबर होगी, और वो हिस्सा कोई कम करारा नहीं होगा। जतिन बाजर या अमृता उस हिस्से तक पहुंच बनाने की फिराक में तो नहीं। वो ऐसा लड़का नहीं। तुम्हें क्या मालूम? भाई, होने वाली बीवी के पास पैसा हो तो आखिर उसने मियाँ बीवी की सांझी प्रॉपर्टी ही बनना होता है। इस लिहाज से हो सकता है कि जतिन को उस पैसे का ख्याल आता हो, लेकिन वो अमृता के पीछे पड़ा ही उस पैसे की वजह से हुआ है, इस बात का मुझे यकीन नहीं। स्ट्रगल के फेज से गुजरता कोई नौजवान सहज हाथ आने वाली दौलत के सपने ना देखता हो तो वह अहमक ही कहलाएगा। कमाल है, तुम बात को यूं कहते हो कि अच्छी भली बात भी फसादी लगने लगती है। मैं पत्रकार हूं, पत्रकारों को हर बात को सेंसेशनलाइज करने की आदत होती है। तभी तुम्हारे भाई को तो इस तमाम सिलसिले की खबर होगी नहीं। अब है, रात को मैंने उससे फोन पर बात की थी। सब बता दिया? हाँ। वजह? वो बड़ा है, जो भी कदम हमने उठाना है
उसमें उसकी हामी होनी चाहिए। हामी हुई? लगता है मुकम्मल ना हुई, बेबाक ना हुई, दो टुक ना हुई। यही बात है। क्या बोला? ऐसा कुछ ना बोला जिससे लगता कि उसने बड़ा बनकर, जिम्मेदार बनकर दिखाया था। फंदे लगाने वाली किस्म का बोला, मैं अमृता से बात करूं, जो कबूल होगा वो उसे कबूल होगा। जैसे वो सबकी बड़ी हो। हाँ। फिर रकम की बाबत पूछने लगा कि रकम कितनी अदा करनी थी और उसमें उसने क्या कंट्रीब्यूशन करनी थी। कहने का मतलब ये है कि जो कुछ भी उसने कहा, यूं कहा जैसे उम्मीद कर रहा हो कि आखिर में कहूंगी, जाने दो, जो कुछ करना होगा मैं खुद कर लूंगी, या डैडी को खबर लगने देंगे तो वो कर लेंगे। जब फोन पर बात की थी तो तब डैडी को खबर नहीं थी। कहाँ थी? उन्हें तो आज खबर लगी। फोन पर भाई से बात तो मैंने पिछली रात को की थी। अब तो रकम की कोई प्रॉब्लम नहीं। जो रकम चुकता करनी होगी अटवाल साहब खुद करेंगे, नहीं? हाँ, लेकिन पहले थी। पहले डैडी को खबर न थी, न तुम लगने देना चाहती थी, इसलिए अदा की जाने वाली रकम भाई बहनों ने आपस में चंदा करके इकट्ठा करनी थी। हाँ, लेकिन बुरी बात बोल रही हूं, आखिर डैडी के विरसे से सब कवर हो जाना था। अमृता की कोई प्राइवेट इनकम है? खास नहीं, कुछ शेयर वगैरह उसके नाम है जिनका उसे डिविडेंड मिलता है, इंश्योरेंस है, छोटा मोटा बैंक बैलेंस है। रकम का इंतजाम तुम भाई बहनों ने करना होता तो वो कैसे कंट्रीब्यूट कर पाती? वो कहाँ कर पाती? उसकी जगह भी मैं ही कुछ करती। क्या? कहीं से कर्जे का इंतजाम करती? कर पाती? करती ही, किसी ना किसी तरह। लेकिन अब वो प्रॉब्लम खत्म है। डैडी अब सब जानते हैं, अब जो करना होगा वो ही करेंगे। और भाई को कहती वो रकम की बाबत फिक्र ना करे, कहती जाने दो तो वो जाने देता। उसकी बातों से तो यही नीयत झलकती थी। वैसे रकम की बाबत उसे क्या कहा था? यही कि जो भी रकम अदा की जानी थी उसका 1/3 हिस्सा उसे देना होता। 60 लाख देना पड़ता तो 20 लाख वो देता। हाँ, है उसके पास ये रकम। ना होती तो अपनी धनवान बीवी से लेता। असलियत बीवी को बताए बिना? नहीं, ऐसा तो मुमकिन नहीं। असलियत से बीवी को इत्तेफाक ना होता तो? उसे ब्लैकमेलर को अदा करने के लिए रकम देना कबूल ना होता तो प्रॉब्लम होती उसके लिए। तुम्हारा भाई इस प्रॉब्लम से बेखबर तो ना होता? कहां से होता? पढ़ा लिखा है, दानिशमंद शख्स है, क्यों कर होता? तो क्या करता? शायद झूठ बोलता, कोई फर्जी वजह बयान करता। विश्वसनीय झूठ बोलना, वो भी बीवी से, काबिलियत का काम होता है। ये काबिलियत है उसमें? है तो सही। फिर क्या बात है? बहरहाल वो प्रॉब्लम तो अब ना रही। जलाल ने डैडी को फोन कर दिया और इस बाबत कोई अगला कदम उठाने की जिम्मेदारी औलाद के सिर पर से हटाकर पिता पर, घर के कर्ता पर शिफ्ट हो गई। रकम की अदायगी की बाबत अब जो करना होगा अटवाल साहब करेंगे। जाहिर है। एकाएक कार की रफ्तार घटने लगी। फिर उसने उसे एक 2 मंजिला इमारत के सामने ले जाकर रोका। इमारत काफी पुरानी थी, जो कि कपूर रोड के आधुनिक मिजाज से मैच करती नहीं जान पड़ती थी। सुनील कार से निकला और अपनी मेजबान के साथ भीतर पहुंचा। कॉल बेल के जवाब में जिस युवती ने दरवाजा खोला वो एक छुई मुई सी लड़की थी, जो एक बैगी जीन्स और खूब खुली मर्दाना शर्ट पहने थी। उसके बाल अव्यवस्थित थे, चेहरा मेकअप रहित था और उस पर थकान के भाव थे। ये मेरी छोटी बहन अमृता है, अदिति बोली। अमृता, ये सुनील है, सुनील चक्रवर्ती, ब्लास्ट के चीफ रिपोर्टर हैं। हमारी मौजूदा दुश्वारी में ये हमारे बहुत काम आने वाला है। दैट्स गुड, वो उदासीन भाव से बोली। हाउ आर यू मिस्टर सुनील? आई एम फाइन, सुनील बोला। थैंक यू फॉर आस्किंग। प्लीज कम इन। थैंक यू। दोनों ने भीतर कदम रखा। अमृता ने उनके पीछे दरवाजा बंद कर दिया। डैडी कैसे हैं? अदिति ने पूछा। ठीक नहीं है, परेशान है, इसी वजह से तबीयत और खराब कर ली। ओह। तभी एक सजा धजा औरतों जैसा नाजुक युवक वहां पहुंचा। उसकी शक्ल पर ऐसी मासूमियत थी कि कॉलेज का छोकरा जान पड़ता था। हेलो एवरीबॉडी, वो चहका। हेलो जतिन, अदिति ऐसे उत्साह से बोली जैसे उसे वहां मौजूद पाकर उसे बहुत खुशी हुई हो। सुनील,
ये जतिन कपूर है जिसका मैंने तुमसे जिक्र किया था। हेलो, सुनील बोला। जतिन मुस्कुराया। उसने प्रश्नसूचक नेत्रों से अदिति की तरफ देखा। सुनील चक्रवर्ती, वो बोली। सुनील जर्नलिस्ट है। कहीं ब्लास्ट वाला सुनील तो नहीं? वही। आपका तो बहुत नाम है जनाब अखबार की दुनिया में। बड़ी ख्वाहिश थी आपसे मुलाकात की, जो कि आज पूरी हो गई। जी हाँ, मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ। कभी अकाउंट्स की, टैक्स की कोई प्रॉब्लम हो तो मेरे को बोलना। मैं अखबार की दुनिया से हूँ। कभी अखबार की या उसकी रद्दी बेचने की प्रॉब्लम हो तो मेरे को बोलना। वो सक पकाया। उसने हैरानी से सुनील की तरफ देखा, फिर हंसा, फिर फौरन यूं संजीदा हुआ जैसे उसकी अकल ने राय दी हो कि उस घड़ी हंसना मुनासिब नहीं था। डैडी कहाँ हैं? अदिति ने पूछा। जवाब अमृता ने दिया। अपने कमरे में, वो बोली। सो रहे हैं? बैठे हैं या उठ के टहलने लगते हैं। कहते हैं लेटने से बेचैनी होती है। दवा खाई? हाँ, लेकिन तबीयत पर असर कोई दिखाई ना दिया। देखती हूँ। वो बैठक में आगे बढ़ी जिधर की एक गलियारा था। डैडी का बेडरूम और स्टडी ऊपर है, रास्ते में वो बोली। लेकिन डॉक्टर ने क्योंकि उन्हें ज्यादा हलचल से मना किया है, इसलिए उनके लिए नीचे एक रूम सेट कर दिया गया है। गलियारे में पहुंचकर उसने एक बंद दरवाजे पर दस्तक दी। खुला है। भीतर से आवाज आई। हेलो डैडी। दरवाजा खोलकर भीतर कदम डालती वो बोली। भीतर एक आराम कुर्सी पर पीठ पीछे तकिए लगाए एक सफेद बालों वाला वृद्ध मौजूद था। उसने एक सरसरी निगाह सुनील पर डाली। अदिति ने उसे भी सुनील का परिचय दिया। सुनील ने वृद्ध का अभिवादन किया। तुम? वृद्ध बोला। रमाकांत के ब्रदर हो? जनाब, सुनील अदब से बोला। वो मल्होत्रा है, मैं चक्रवर्ती हूं। वो पंजाबी है, मैं बंगाली हूं। कैसे होगा? वृद्ध हड़बड़ाया। बिटिया ने बताया नहीं या आपने समझा नहीं कि घोड़े ने अपनी बला तबेले के सिर मढ़ दी थी। वृद्ध के माथे पर बल पड़े। उसने कुछ कहने के लिए मुंह खोला तो अदिति पहले ही बोल पड़ी। डैडी, वी आर इन वेरी गुड हैंड्स। ऐसा कुछ नहीं है जो मिस्टर रमाकांत कर सकते हैं लेकिन सुनील नहीं कर सकता। हमें इसे अपनी खुशकिस्मती समझना चाहिए कि हमारी मौजूदा दुश्वारी के दौर में सुनील हमारे साथ है, वरना जो कुछ ये कर रहा है वो इसका काम नहीं है। वृद्ध के माथे के बल साफ हुए। उसका मिजाज बदला। आई एम ग्रेटफुल। वो मुस्कुराया। आमद का शुक्रिया। सुनील जबरन मुस्कुराया। उसने सहमति में सिर हिलाया। मुझे दुख है कि जलान ऐसा कमीना शख्स निकला। बहुत भरोसा था मुझे उस पर, इसी वजह से बेवकूफ बन गया। आजकल ऐसा ही होता है, जिन पर तकिया हो वही पत्ते हवा देने लगते हैं। मैं मौत की कगार पर खड़ा हूं। जिंदगी के इस दौर में पहुंचकर ऐसी दुश्वारी का सामना करना पड़ेगा, मैंने कभी सोचा भी नहीं था। बुरे वक्त का कोई कैलेंडर नहीं होता। कृपा निधान वो कभी भी आ सकता है। मुझे पैसे की ज्यादा परवाह नहीं। वो झटका मैं झेल सकता हूं, क्योंकि पैसे से ज्यादा कीमत मैं इज्जत आबरू की और मान सम्मान की समझता हूं, जिसको कम से कम मेरी आंखों के सामने कोई चोट नहीं पहुंचनी चाहिए। एक ब्लैकमेलर की मांग के आगे झुकना इज्जत आबरू का सौदा करने और मान सम्मान को गिरवी रखने के समान है। आर्थिक सुरक्षा की ये बहुत बड़ी कीमत है। आप बहुत विद्वान आदमी हैं। मैं आपकी विद्वता के सामने नतमस्तक हूं। मैं जतिन को भी यहां मौजूद देख रहा हूं। क्या ये भी सब जानता है? मेरे बताए तो नहीं जानता। अदिति जल्दी से बोली। अमृता ने कुछ बताया हो तो पता नहीं। खैर, जानता भी हो तो क्या है, आफ्टर ऑल ही इज गोइंग टू बी वन ऑफ अस। कोई कुछ न बोला। कमीना जिसको दोस्त कहता है। वृद्ध फिर मूल विषय पर पहुंचा। उस पर वार करता है, छुप के वार करता है। बिचौलिया खड़ा कर दिया। अब तो, सुनील बोला, उसने आपसे बात की है? हाँ, लेकिन बिचौलिया अभी भी प्रधान है, और ये मुझे उसने अभी नहीं बताया कि वो कहाँ छुपा बैठा है। मैं चाहूं तो उससे कैसे कांटेक्ट कर सकता हूं? आई सी। मुझे उसकी या उसके बिचौलिए की इस बात का भी यकीन नहीं कि जो मांग होगी एक ही बार होगी। ब्लैकमेलर की मांग तो फटे हुए जूते की तरह होती है, बढ़ती ही जाती है। मैं क्या जानता नहीं? फिर भी आपका ब्लैकमेल अदा करने का फैसला है। मेरा अकेले का नहीं, ये फैमिली का फैसला है, जो कि अभी फाइनल नहीं है।
होता तो तुम यहां ना होते। सही फरमाया। तभी सुनील के मोबाइल की घंटी बजी। सुनील ने देखा लाइन पर रमाकांत था। उसने कॉल रिसीव की। शुक्र है, रमाकांत की आवाज आई। फोन तेरे पास है, पीछे ऑफिस या घर में नहीं रह गया। उसकी बैटरी भी डाउन नहीं है और घंटी भी तुझे सुनाई दे गई। तेरे मोबाइल के साथ इतने सारे इत्तेफाक इकट्ठे होना कोई रोजमर्रा की बात नहीं। बधाई कबूल कर। बस इसलिए फोन किया? तू अभी जो कहा है वो तो कर। किया, अब बोलो। काका बल्ली, इस एसएच जालान का हुलिया कहीं से मुहैया नहीं हो रहा। मैंने सोचा अब तो सुबह से शाम हो गई है, शायद इस बारे में तू कोई मदद करने की पोजीशन में पहुंच गया हो। ठीक सोचा। यानी कि पहुंच गया है? हाँ। कहां पर है? सुदर्शन अटवाल साहब के दौलत खाने पर, उनके रूबरू। बल्ले भाई, ऐन बेजा जगह पहुंचा हुआ है अपना शेर पुत्र। यानी कि हुलिया सीधे घोड़े के मुंह से निकलवाएगा। क्या? फ्रॉम हाउसेज माउथ, फिरंगियों का मुहावरा इस्तेमाल किया तेरे वड्डे भापा जी ने। क्या कहने? निकाल। क्या? हुलिया घोड़े के मुंह से, और क्या? ओह, तू क्या समझा था? कुछ नहीं, यही समझा था। जरा होल्ड रखो। ठीक है। सुनील वृद्ध सुदर्शन अटवाल की तरफ आकर्षित हुआ। आप, वो बोला, ऐसे जालान का हुलिया बयान कर सकते हैं? तो दोस्तों, ये था बिचौलिया नॉवल का 5वां पार्ट। ये पार्ट आपको कैसा लगा प्लीज कमेंट सेक्शन में अपनी राय मुझे जरूर बताएं। और हाँ, अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो प्लीज उन्हें लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं ऐसे वीडियोस लाता रहता हूं। तो चलिए दोस्तों, मैं मिलता हूं अब आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, गुड बाय। सेफ रहिए, खुश रहिए, मजे करिए।